हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन दिंगड़ा और आज हम देखेंगे रीसेंट अमेंडमेंट इन टैक्स रेजिडेंसी रूल फॉर इंडिविजुअल और अमेंडमेंट हुई थी फिनेंस एक्ट 2020 में। और रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अमेंडमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई रेजिडेंट है या कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, ये आपको आगे कंसेप्ट पढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। पहला है कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, राइट? या तो इंडिया में मिली है या डीम टू बी रिसीव्ड है, राइट? दूसरी कौन सी इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट? अक्रू हुई है इंडिया में, पहली थी रिसीव्ड इंडिया, दूसरी अक्रू इंडिया, और थर्ड है इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट मिली किससे है? बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब कि मिली तो उसको बाहर है या क्रू तो बाहर ही है, बट मिली किससे है? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया से। तो इसको हम डोमेस्टिक सोर्स बोल सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है? डोमेस्टिक है, इंडिया है, राइट? और फोर्थ कौन सी है? इनकम अक्रू और राइज और रिसीव आउटसाइड इंडिया, या तो बाहर अक्रू हुई है या बाहर मिली है, और अदर देन थ्री, क्योंकि थ्री को तो हमने डोमेस्टिक सोर्स बोल दिया ना, क्योंकि इसलिए हम इसको बोल देंगे फॉरेन सोर्स है, राइट? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर कोई नॉन रेजिडेंट था, इंडिया में आया, उसकी प्रॉपर्टी बाहर है, वो उसको रेंटल मिल रहा है, उसको अक्रू, इसका मतलब क्या है कि वो बाहर मिली है, बाहर ही अक्रू हुई है, तो इसको हम फॉरेन सोर्स बोल देंगे, सिंपल है। लेकिन अगर रेजिडेंट है और अब बोलते हैं कि इनकम कौन, ये तो इनकम के ब्रेकअप हो गया, फोर क्लॉजेज। अब बोलते हैं कि कौन कौन रेजिडेंट है या नॉन, उसके लिए कौन कौन सी टैक्स लगेगी, सब ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर कोई इंडिविजुअल है वो टैक्स रेजिडेंट है इंडिया में और ऑर्डिनरी भी है, ऑर्डिनरी मतलब इस साल भी टैक्स रेजिडेंट है और पिछले के कई सालों में भी वो रेजिडेंट ही रहता है जनरल, बट इसकी डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि वो रेजिडेंट है और हमेशा ही जनरली रेजिडेंट ही रहता है इंडिया में, राइट? तो उसके लिए ये चारों तरीके की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, राइट? तो दूसरा क्या है? रेजिडेंट बट एनओआर। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई रेजिडेंट है, मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहर का है, वो इंडिया आ गया, वो करंट ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि वो करंट ईयर में 182 डेज रह गया, इसका मतलब वो करंट ईयर में टैक्स रेजिडेंट बन गया, बट वो जनरली इंडिया में नहीं है, वो हमेशा बाहर ही रहता है, बट इस साल आया है और इस साल वो 182 दिन रह गया किसी वजह से, अब वो उसको टैक्स रेजिडेंट तो बन गया, बट गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ दिया है कि आपकी इसी इनकम, यानी जो बाहर से उसको रेंटल मिल रहा है या बाहर से कुछ बाहर की कंट्री में कोई अर्न कर रहा है जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, हम उसका उस पर टैक्स उसी से लेंगे जिसका कनेक्शन इंडिया से है। क्या है वो? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू इन इंडिया, इनकम अक्रू आउटसाइड या रिसीव आउटसाइड बट बिजनेस इंडिया का है या प्रोफेशन इंडिया का है, तो हम उस पर टैक्स ले लेंगे। नॉन रेजिडेंट के लिए जो इंडिया में करंट ईयर में 182 दिन रहा ही नहीं, वो नॉन रेजिडेंट ही है, तो उसके लिए सिर्फ दो ही, पहली दो पे ही टैक्स लेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया या अक्रू इन इंडिया, राइट? आगे चलते हैं। अब ये जो है ये है रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट, इंडिविजुअल के लिए। इसमें इसमें चार क्लोजेज मैंने बनाए हैं, जैसे आप उसके उससे आपको हेल्पफुल रहेगा समझने में। हम सबसे पहले जनरल पढ़ लेते हैं, राइट? इसमें से पहले तीन स्पेसिफिक है और जो फोर्थ है वो जनरल है, तो मैं आपको जनरल ही पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले जनरल पढ़ के मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 डेज इंडिया में रह गया तो वो रेजिडेंट बन गया, सिंपल, राइट? अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन और उससे ज्यादा रह गया तो वो रेजिडेंट बन गया। पर सपोज करते हैं कि वो करंट ईयर में 182 दिन नहीं रहा, वो 100 दिन ही रहा, 100 डेज रहा, तो उसके लिए एक और कंडीशन है। अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 डेज रह गया तो वो रेजिडेंट बन गया, बट अगर वो 182 दिन नहीं रहा तो उसके लिए एक और कंडीशन चेक करेंगे। क्या है वो? क्या वो करंट ईयर में 60 डेज है इंडिया में? अगर है तो एक और चेक कर लो, क्या वो 365 दिन है पिछले 4 सालों में? जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021, उसके पीछे के 4 साल, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019, 18 और 17, राइट? तो उन फाइनेंशियल ईयर में हम देख लेंगे अगर वो 365 दिन है और करंट ईयर में 60 दिन है तो वो टैक्स रेजिडेंट बन गया। तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। दो दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर इंडिया में 182 दिन रह गया तो बन गया, कोई डाउट ही नहीं है, वो टैक्स रेजिडेंट बन गया। फिर अगली कंडीशन, एक ऐसे लोग या ऐसा इंडिविजुअल जो करंट ईयर में 182 दिन नहीं रहा बट वो 60 डेज रह गया, तो उसके लिए एक और चेक कर लेंगे, 365 दिन पिछले 4 सालों में, तो रेजिडेंट बन जाएगा। यानी 182 डेज इन करंट ईयर तो रेजिडेंट बन गया, करंट ईयर में 60 दिन, पीछे के 4 सालों में 365 दिन, वो तब भी रेजिडेंट बन गया, राइट? आगे चलते हैं। स्पेसिफिक वाली ये स्पेसिफिक फर्स्ट वाला जो स्पेसिफिक है वो उनके लिए है जो इंडिया से लीव कर रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, राइट? कौन जा रहे हैं? वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, पहली कंडीशन तो।
फिर वो छोड़ के क्यों जा रहा है इंडिया? क्योंकि वो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, राइट, इसलिए वो छोड़ के जा रहा है। दूसरा, या फिर वो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या फॉर द पर्पज लिखा है, ना कि फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट, फॉर टेकिंग नहीं, फॉर पर्पज। इसका मतलब, अगर हम इसका मतलब समझे तो ये है कि या तो वो जॉब के लिए जा रहा है, बाहर जॉब करेगा, राइट, या फिर वो उसकी जॉब इंडिया में ही है, वो अपनी इंडिया वाली जॉब की वजह से जा रहा है, उसकी कंपनी ने उसे बाहर भेजा है, तो भी उसके लिए यही वाली कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही, 182 डेज। दूसरी कंडीशन थी ना ये 60 डेज, करंट ईयर में करंट ईयर में 60 डेज और पीछे के 4 सालों में 365 दिन, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, 182 दिन वाली, इसके लिए रिलीफ है। तो ऐसे लोग क्या चाहेंगे? इंडिया में 182 डेज रहें? नहीं, ऐसे लोग चाहेंगे कि हम इंडिया में सिर्फ 181 डेज ही रहें, क्योंकि अगर वो जैसे 82 डेज रह जाएंगे तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, उनको अपनी ग्लोबल इनकम में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे लोग, आप भी या कोई भी अगर ध्यान रखे कि अगर मेरे को उसको इंडिया बाहर जाना है, तो वो इंडिया में करंट जिस साल वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो उस साल इंडिया में 181 दिन ही रहे, राइट, या 60 डेज से भी कम रहे, जो एक और क्लोज है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन है, दूसरी स्पेसिफिक, वो लोग हैं जो इंडिया आ रहे हैं, राइट। अब कौन आ रहे हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, और वो इंडिया आ रहा है, विजिट कर रहा है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, इंडिया में के बहुत सारे सिटीजन है जो कि बाहर जॉब करते हैं, वो अपने गांव आ रहा है, अपने पेरेंट्स से मिलने यहाँ पे चाहता है, वो 1-2 महीना रुके, तो उसके लिए भी, उनके लिए, उन जैसे लोगों के लिए भी रिलीफ है, इंडिविजुअल्स के लिए। क्या रिलीफ है? कि अगर उनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, यानी कौन सी वाली? ये तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको छोड़ देना। अगर पहले तीन इनकम अगर उसकी 15 लाख तक है, तो एक सेम 181 डेज आ सकता है, जैसे ही 181 दिन से ज्यादा रहेगा वो रेजिडेंट बन जाएगा, राइट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसकी ये वाली इनकम, मैंने वैसे इसको एक अलग तरीके से लिखा है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ये वाली जो अभी मैंने आपको बताई, इसको या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम इंक्लूडिंग इनकम accrue or arise outside India, or receive outside India from a business control in India और a profession set। मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया ताकि याद रहे, डोमेस्टिक इनकम को के साथ इसको इंक्लूड करते हुए, राइट। और अगर हम केस टू पढ़ते हैं, अगर ये वाली इनकम, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अगर उनकी 15 लाख से ज्यादा है, तो वो उसके लिए, उनके लिए रिलीफ कम है, उनके लिए रिलीफ है सिर्फ 119 डेज, 119 दिन। यही अमेंडमेंट है फिनेंस एक्ट 2020 में, ये पहली अमेंडमेंट थी फिनेंस एक्ट 2020 की, कि ऐसे लोग जिनकी डोमेस्टिक इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स वाली, जो बिजनेस कनेक्शन इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप इंडिया, वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए अमेंडमेंट डाल के उनका रिलीफ कम कर दिया, 119 दिन कर दिया है, राइट। और एक और ये वाला जो अमेंडमेंट है, ये है धमाकेदार, ये यूएस से कॉपी किया है इन्होंने। यूएस में सिटीजन बेस्ड टैक्सेशन है, तो वहां से हमने भी कॉपी कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या लिखा है इन केस टू कौन सा है कि, वैसे ये वाला नोट आप पढ़ लेना जरूर, इसमें ये लिखा है कि ये जो दोनों केसेस हैं, या जो ये केस बी है, जो सिचुएशन बी है, इनमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रहा है, यानी इस पे टैक्स दे रहा है ना। और और अगर हम इसको इसका माने कि ये इन केस टू के, इनके लिए जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उनके लिए क्या है कि अगर वो बाहर टैक्स पे नहीं कर रहे अपनी फॉरेन इनकम पे, और वो इंडिया के सिटीजन हैं, और बाहर ऐसी कंट्रीज में है जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है। आपको पता है कि वो इंडिया में रेजिडेंट, बाहर भी रेजिडेंट ही होंगे, बाहर रेजिडेंट होंगे तो अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स दे ही रहे होंगे। इसलिए ये वाला एक कंसेप्ट डाला है कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया इन केस टू, जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जिनकी अप टू 15 लाख है, उनके लिए ये नहीं है। केस टू में क्या है, if individual is not paying tax in on foreign income in foreign country by reason of his domicile, residency or any other citizen of similar nature। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा मतलब है कि वो एक ऐसी कंट्री में है जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, इनकम टैक्स है ही नहीं, वो ऐसी कंट्रीज में वो जान मतलब फ्रॉड करने के लिए इंडिया, उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में ही है, काम इंडिया में ही करता है, बट वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बाहर रखना चाहता है, ऐसी कंट्रीज यूएई में रखना चाहता है, गल्फ में रखना चाहता है, जहाँ इनकम टैक्स है ही नहीं। तो उनको यहाँ हम कवर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भारत सरकार, क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि अगर ऐसे सिटीजन जो इंडियन, जो वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ टैक्स ही नहीं लगता, और उनकी इनकम डोमेस्टिक वाली, यानी इंडिया वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ये यहाँ रेजिडेंट मान लिए जाएंगे, और उनको अपनी
ग्लोबल उनको टैक्स देना पड़ेगा, बट कौन कौन सी पे देना पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑर्डिनरी वाला एनओआर वाला कंसेप्ट बताऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी इनकम पे वो टैक्स देंगे। बट अभी तक के लिए इतना ही है कि वो अगर ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो बाहर टैक्स नहीं देता, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में टैक्स लगता ही नहीं है, और उसकी डोमेस्टिक इनकम इंक्लूडिंग अदर देन फॉरेन सोर्स, यानी पहली तीन वाली इंडियन इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया के लिए बड़ा टैक्स पेयर है और वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो हम उसको यहाँ रेजिडेंट बनाएंगे और उससे यहाँ पे टैक्स लेंगे। ये कंसेप्ट है। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लोग कि वो बाहर टैक्स दे रहे हैं, तो ये दो केस लगेंगे। अगर वो बाहर टैक्स दे रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है नोट में, इफ इंडिविजुअल्स आर पेइंग टैक्स ऑन फॉरेन इनकम इन फॉरेन कंट्रीज, अगर वो बाहर टैक्स दे रहे हैं और बट उनकी डोमेस्टिक इनकम 15 लाख तक है, तो उनके लिए रिलीफ है 181 डेज का। दूसरी कंडीशन, वो बाहर टैक्स पे कर रहे हैं बट उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी वाली, डोमेस्टिक वाली इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, वो जो है बिजनेस कनेक्शन वाली, वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए रिलीफ कम है, 119 दिन का रिलीफ है। बट ऐसे लोग जो पापी हैं बिल्कुल ही, जो बाहर की कंट्रीज में चोरी करने के लिए गए हैं, ऐसी कंट्रीज में गए हैं जहाँ टैक्स लगता ही नहीं, वो बाहर भी टैक्स नहीं दे रहे और यहाँ भी वो रेजिडेंट बनना नहीं चाहते, इसलिए तो बाहर गए हैं, और यहाँ भी टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, उनको पकड़ा है। क्या लिखा है कि अगर वो बाहर ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है और वहाँ टैक्स वो दे नहीं रहे हैं, और उसमें उनकी इंडियन इनकम, यानी इंडिया के लिए बड़े टैक्स पेयर है, इंडिया के लिए वो उनकी टैक्स पेयर है और उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आओ भैया रेजिडेंट बना दिया आपको और यहाँ के टैक्स दो। राइट। ये जनरल क्लॉज में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये है ऑर्डिनरी वाला कंसेप्ट, ये है थर्ड अमेंडमेंट। फर्स्ट थी ये वाली, सेकंड थी ये वाली, और थर्ड है एनओआर। अब इन दोनों को एनओआर बना दिया है। राइट। एनओआर बनाने से क्या होगा कि उनकी सिर्फ हम हमारी इनकम पे टैक्स दे दो, हमें बाहर वाली पे टैक्स लेना भी नहीं है। अगर वो मान लो गल्फ में जाके गल्फ में कोई रेंटल ले रहा है, गल्फ में कुछ कमा रहा है, गल्फ में सैलरी ले रहा है, या गल्फ में कुछ उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, तो भारत सरकार कह रही है कि हाँ हमें उस पर टैक्स नहीं लेना, आप क्योंकि आप बाहर रह रहे हो, हम आपकी सिर्फ इन तीन इनकम पे टैक्स लेंगे, क्योंकि हम आपको एनओआर बना रहे हैं। और पढ़ लेते हैं एनओआर कौन कौन होता है। ये है, ये एक इंडिविजुअल है जो कि नॉन रेजिडेंट है पिछले 9 सालों में। राइट। पिछले 10 सालों के में वो 9 बार नॉन रेजिडेंट ही था। ठीक है। अगर मान लो अगर वो ज्यादा रह गया तो एक और कंडीशन है, वो सिर्फ इंडिया में 729 दिन और उससे भी कम था पिछले 7 सालों में, तब वो उसको एनओआर बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जब पिछले 10 सालों में 9 बार नॉन रेजिडेंट ही था, तो इसका मतलब वो जनरली इंडिया में रहता नहीं है। वो इवन वो पिछले 7 सालों में सिर्फ 729 दिन था इंडिया में, तो इसलिए उसको ऑर्डिनरी मत मानो, उसको नॉट ऑर्डिनरी मानो और उसकी फॉरेन वाली इनकम पे टैक्स मत लो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जो पिछले 10 सालों में 9 बार, यानी एटलीस्ट 90% वो नॉन रेजिडेंट ही था, और पिछले 7 सालों में वो सिर्फ 729 दिन इंडिया में था, तो उसको आप ऑर्डिनरी मत मानो, उसको नॉट ऑर्डिनरी मानो और उसकी सिर्फ तीन इनकम पे टैक्स लो। राइट। ये वाली ये कंसेप्ट ये वाला बोलते हैं। दूसरा क्या है, ये वाला इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स वाली 15 लाख से ज्यादा है, यानी ये वाला केस 2। अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया में सिर्फ 120 दिन और उससे ज्यादा रह गया है, क्योंकि 119 दिन तक तो वो बनता ही नहीं है, रेजिडेंट ही नहीं बनता है। जैसे ही वो यहाँ तक 120 दिन, बट उसको रिलीफ दिए गया है 182 डेज के लिए, यानी इसके साथ पैरिटी कर दी गई है। इसको अगर एक वो इंडिविजुअल यहाँ पे तो अगर 119 दिन तक रहता है, 181 दिन तक वो रेजिडेंट ही नहीं बनता, बट इनको रेजिडेंट 119 पे ही बना दिया है। बट इनके लिए रिलीफ, इतना थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया है कि आप जैसे ही 120 दिन आओगे आप रेजिडेंट बन जाओगे। बट आपको अगर हम आपको एनओआर बना देते हैं अगर आप इंडिया में सिर्फ 181 डेज के लिए हो, थोड़ा सा रिलीफ है। जैसे ही उसको वो 119 दिन आते ही रेजिडेंट तो बन गया, बट वो 60 दिन एक्स्ट्रा रह के वो अपने आप को सिर्फ एनओआर बना रहा है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सरकार उससे पूरे पे टैक्स नहीं ले रही। लेकिन अगर ये लोग दोनों ही लोग अगर 182 दिन रह जाएंगे इंडिया में, तो नॉर्मल रेजिडेंट ही बन जाएंगे, ऑर्डिनरी का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। राइट। नो नो सॉरी, नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। अब दूसरा केस क्या है, इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में 119 दिन रहते ही 120 दिन आते ही वो रेजिडेंट बन गया, बट उसको बोल रहे हैं कि हम आपको 60 दिन का बेस दे रहे हैं कि आप 60 दिन और रह लो, आप 60 दिन तक रेजिडेंट तो रहोगे बट नॉट ऑर्डिनरी माने जाओगे, आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 3 पे ही लगेगा, ये वाली जो 3 है। ये कंसेप्ट है। राइट। और तीसरा क्या है, ये वाले लोग जो कि इंडिया में एक दिन भी नहीं रहे,
ये कौन से लोग थे जो इंडिया में एक दिन भी नहीं रहे, बट वो चोरी करने के लिए इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में टैक्स ही नहीं लगता, तो इसलिए उनको सिंपल बोल दिया गया है, आप रेजिडेंट आपको रेजिडेंट बना दिया गया है, बट आपको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, आपको सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी माना है, आप इसकी सिर्फ 3 इनकम पे टैक्स दे देना, चौथी को छोड़ देना, राइट? चौथी पे हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे, तो इनको बोल दिया है इंडियन सिटीजन जो बाहर टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ टैक्स लगता ही नहीं है उस कंट्रीज में, और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, कौन सी वाली? डोमेस्टिक इनकम, जिसपे भारत सरकार को राइट है टैक्स लेने का, राइट? क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम की बात, डोमेस्टिक सोर्स वाली बात कर रहे हैं। तो आपको नॉट ऑर्डिनरी बना दिया गया है, आप यहाँ पे आओ और अपनी पहली 3 पे टैक्स दे दो, ये कंसेप्ट है। होपफुल दिस विल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स। और ये जो एक्सेल, ये पीडीएफ वर्ड की फाइल है, ये मैं अटैच कर दूंगा अपलोड करते समय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स अ लॉट।